मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है माननीय आकाश आनंद जी को। पार्टी का एजेंडा भारत का संविधान हो तो संविधान को लागू करने का काम सही तरीके से केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ही कर सकते। इसके परिणाम तो आपको 27 में बेहतर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बहन जी ने पूरी तैयारी के साथ में हम लोगों के अंदर जो आज जोश भरा है, हम पूरे दमखम से कल से ही फिर से फील्ड में जो है जा करके माननीय बहन जी का संदेश तो माननीय बहन जी कितनी दूरदृष्टा नेता हैं कि उन्होंने 5 साल में तो जो रह के कार्य किया अगले 15 साल का भी खाका खींच दिया। पूरे देश में बहुजनों को अलग जगाने का काम करते हैं इंदु चौधरी आज हमारे साथ हैं। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने अभी एक मीटिंग ली है जिसके अंदर पूरे देश के लोग इकट्ठे हुए थे। बहन जी ने किन मुद्दों पर बात करी और बहन जी ने क्या निर्णय लिए और तमाम जनता को किस तरीके से जोड़ने का कार्य बताया, क्या है वो बताएं। माननीय बहन जी ने आज जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध विराम हुआ है किसी तीसरे देश की इंटरफेरेंस के साथ में, उसके ऊपर बहुत संजीदगी से माननीय बहन जी ने बताया कि कभी भी ऐसा पूर्व में नहीं रहा, पूर्व सरकारों में ऐसा नहीं हुआ। युद्ध विराम पहले भी हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में, लेकिन कभी भी तीसरे देश ने कभी इंटरफेयर नहीं किया। तो ऐसे में जहां पे जो मौजूदा सरकार है वो इस मैटर को भुनाने की कोशिश कर रही थी, चुनाव में इसका लाभ लेने की कोशिश कर रही थी, वहीं पूरे देश भर में क्या पूरे विश्व में एक तरीके से कह लीजिए कि अमेरिका के इंटरफेरेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी की छवि थोड़ी धूमिल होती हुई दिख रही है, जिसको साफ करने की मंशा से भारतीय जनता पार्टी करीब 7 डेलीगेट्स भी भेज रही है विश्व में, जो अलग अलग देशों में जा करके उनका पक्ष रखेंगे इस युद्ध विराम को लेकर के। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब होती हुई दिख रही है, तो ऐसे में मान्यवर कांशीराम साहब का स्टेटमेंट एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि जब कांग्रेस नीचे जाएगी तो बीजेपी ऊपर जाएगी, जब बीजेपी नीचे जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी का ऊपर आएगी। तो आज ऐसे समय पे ये एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि उनको लग रहा था कि वो इसका लाभ ले लेंगे, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। तो ऐसी सूरत में माननीय बहन जी ने हम लोगों को दिशा निर्देशित किया है कि हम अपनी सेक्टर और बूथ की कमिटीज को फिर से मजबूत करके इन सारी बातों को जनता तक पहुंचाएं, जिससे कि एकदम स्थिति क्लियर हो और 2027 में हम पुनः सरकार बनाने के प्रति आगे बढ़ पाए। मैडम, बहन जी ने आकाश आनंद को कौन सी जिम्मेदारी दी है और इस वक्त आकाश आनंद को किस नजर से आप देखते हैं? क्या वो पूरे प्रदेश के अंदर कौन कौन सी जिम्मेवारियां दी हैं वह बताएं और कौन कौन से प्रदेश उनको दिए वो भी बताएं। मार्च के महीने में जब माननीय आकाश आनंद जी की बहुजन समाज पार्टी में वापसी हुई थी, उसी समय से हम लोगों के बीच में काफी खुशी का माहौल था और हम लोग ये चाह भी रहे थे और जनता भी चाह रही थी, सिर्फ हम ही लोग नहीं, पदाधिकारी नहीं, जनता भी चाह रही थी, क्योंकि वो उम्मीदों के आकाश है। जनता उनको उम्मीदों के आकाश के रूप में देखती है और गाँव में भी हम लोग भी जा रहे हैं तो सब यही कह रहे हैं कि आकाश आनंद जी एक बार संगठन में वापस आते तो हम लोग के अंदर थोड़ी गर्मजोशी आती। और आज उन सारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय बहन जी ने जो 3 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, माननीय रामजी गौतम जी जो कि राज्यसभा सांसद है, माननीय राजा राम जी पूर्व राज्यसभा सांसद, और तीसरे रणधीर बेनीवाल जी, माननीय रणधीर बेनीवाल जी, ये तीनों 3 सेक्टर में पूरे देश को जो डिवाइड किया गया अलग अलग प्रदेशों को, 8 किसी में 8 राज्य हैं, किसी में 7 राज्य। तो इन 3 कोऑर्डिनेटर्स के अलावा एक मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है माननीय आकाश आनंद जी को, जो कि ये तीनों कोऑर्डिनेटर्स जो 3 सेक्टर की जो अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं उनकी समीक्षा करने का काम करेंगे। तो एक तरीके से एक चेक एंड बैलेंस का काम माननीय बहन जी ने जो आज किया है, इससे निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में तो जोश आया ही आया है, लेकिन एक नई उमंग भी आई है कि आकाश आनंद जी युवा है और जिस तरीके से तेज तर्रार तेवर के साथ में उन्होंने चुनाव में अपना प्रदर्शन किया और चुनाव में जो आकाश आनंद का जादू चल पाएगा, बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा, 200% चलेगा। बस माननीय बहन जी ने बता भी दिया है कि हर मीटिंग में वो आकाश आनंद जी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही साथ जो भी जो आगे रैलियों का कार्यक्रम होगा, चाहे बिहार में आने वाला चुनाव है उसमें, तो आकाश आनंद जी हर रैली को, माननीय आकाश आनंद जी हर रैली को भी संबोधित करेंगे और समीक्षा करने के लिए प्रत्येक राज्यों में अपना 2-2, 3-3 दिन अपने हिसाब से समय डिवाइड करके वो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश किसको दिया है? माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश अपने साथ में रखा है, अपने हाथ पे खुद रखा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई और माननीय बहन जी को विशेष लगाव भी उत्तर प्रदेश से, तो यूपी माननीय बहन जी ने अपने हाथ में रखा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ माननीय बहन जी ने आकाश आनंद जी को भी जिम्मेदारी दी है कि वो समय समय पर यूपी भी विजिट करते रहेंगे और रैलियां करते रहेंगे। आज की मीटिंग का कितना असर पड़ेगा कार्यकर्ताओं के ऊपर 2027 के अंदर, कहाँ देखते हैं आप अपने आप? हम तो आप मेरी बोलने के अंदाज से ही समझ लीजिए कि कितना खुशी का माहौल है आकाश आनंद जी की एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने से। तो बाकी कार्यकर्ताओं में भी बहुत जोश और जुनून है। और हाँ, 27 के चुनाव में आकाश आनंद जी की जिस तरीके से समय से एंट्री हो गई है और समय से उनको जिम्मेदारी मिल गई है, उस प्रकार से अभी आने वाले जो 27 के चुनाव है उसमें हमें बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो चेक एंड बैलेंस का काम पूरे देश में चलेगा वो चेक एंड बैलेंस यूपी में भी चलेगा। तो यहाँ पे भी जब समीक्षा बैठक होगी
तो सारे कोऑर्डिनेटर, सारे जिलाध्यक्ष और सब लोग आएंगे। तो सब ईमानदारी से अगर अपनी बात रखेंगे और कहीं उसमें कोई कमी होगी तो कहीं ना कहीं की पिन पॉइंट तो हो ही जाएगा। तो जो उस कमी होगी उसको दूर कर लिया जाएगा समय रहते, तो 27 में सरकार बनाने समय कोई रोक नहीं पाएगा। समाजवादी, कांग्रेस, बीजेपी अभी अपने बस्तों को नहीं संभाल पाई और बहन जी ने बस्तों की तैयारी भी करवा दी है, यानी कि यूथ और बूथ दोनों तैयार कर दिए हैं। तो क्या लग रहा है कि बड़ी तैयारी है बहन जी की इस बार? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी तैयारी है। माननीय बहन जी ने पहले ही बोला है कि सब जो भी अपनी रैलियां हैं या जो सामाजिक कार्यक्रम है या जो बहुजन महापुरुषों की जो जयंतियां हैं या परिनिर्वाण दिवस है, इन सब कार्यक्रमों में अपने परिवार की महिलाओं को और अपने यूथ को जरूर लेके आइए, अपने बच्चों को लेके जाइए, जिससे हमारे यूथ का कैडर वो ऑटोमेटिक तैयार होगा। तो अलग से उनको टीच करने की, उनको एक जो लेसन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बूथ के लेवल पे जब हमारा कार्यकर्ता तैयार होगा, हमारा यूथ तैयार होगा, तो इसके परिणाम तो आपको 27 में बेहतर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बहन जी ने पूरी तैयारी के साथ में हम लोगों के अंदर जो आज जोश भरा है, हम पूरे दमखम से कल से ही फिर से फील्ड में जो है जा करके माननीय बहन जी का संदेश जनता कल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज आप बड़े जोश में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो स्पेशली बहुत खुशी थी और हम लोग मिल करके माननीय आकाश आनंद जी को बधाई भी दे करके आए और ये भी उम्मीद किए हैं कि आने वाला समय और आने वाला फ्यूचर जो है वो बेहतर होगा। उम्मीदों का आकाश निश्चित रूप से नई उम्मीदें जगा तो दिया है, लेकिन नई उम्मीदों को जो है वो खरा भी उतरेगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर रखना चाहूंगा। बहन जी ने 4 बार के शासनकाल के अंदर उन्होंने बेहतर शिक्षा दी है, बेहतर चिकित्सा दी है, आवास विकास योजनाएं दी हैं, लाखों नौकरियां दी हैं, लेकिन बहन जी अब सरकार में आती है तो अब क्या देने वाली हैं तमाम देश के लोगों को? देखिए, माननीय बहन जी कहती नहीं है, उनका काम बोलता है। माननीय बहन जी ने जो भी खाका खींचा वो अगले 15 साल तक का था। जो सरकारें आज कर पा रही है, माननीय बहन जी के समय की सारी योजनाएं हैं। तो सरकार अपना तो नया कुछ कर ही नहीं पा रही है ना। माननीय बहन जी कितनी उनकी कॉपी भी नहीं कर पा रही है। तो माननीय बहन जी कितनी दूरदृष्टा नेता है कि उन्होंने 5 साल में तो जो रह के कार्य किया अगले 15 साल का भी खाका खींच दिया। तो सरकारें आज तक वही काम कर पा रही है। तो माननीय बहन जी को कहने की जरूरत नहीं है कि वो नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे। माननीय बहन जी ने उसको करके दिखाया और माननीय बहन जी साफ साफ कह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा, जो हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो है, वो भारत का संविधान है। और जब पार्टी का एजेंडा भारत का संविधान हो तो संविधान को लागू करने का काम सही तरीके से केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ही कर सकती है। बताया जा रहा है कि बहन जी ने आज एक आत्मकथा भी सुनाई, एक कहानी सुनाई, अपनी कहानी सुनाई। तो मैं चाहूंगा कि क्या सुनाए वो तमाम दर्शक भी जाने। माननीय बहन जी बहुत अच्छे तरीके से जब भी अपने बचपन की बातें बताती हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपने बचपन में खुद ही लौट गई हैं। और जो उनका बोलने का वो तरीका होता है तो वो ऐसा लगता है कि इतना कनेक्टिंग होता है लोगों से, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे ऊपर भी बीत रहा है। तो माननीय बहन जी ने बताया कि जब वो 2-3 कक्षा में पढ़ती थी तो उनके पिताजी हर बाबा साहब की जयंती पे 14 अप्रैल के दिन पूरे परिवार को नया कपड़ा सिलवाते थे और जुलूस में लेके जाते थे जहाँ उनके घर के पास निकलता था। तो उस जुलूस में ये भी जाती थी। तो जब थोड़ी सी बड़ी हुई, 7वीं-8वीं क्लास में पहुंची, तो उन्होंने एक दिन पापा से पूछा कि पापा, ये बाबा साहब ने आखिर ऐसा क्या किया तो हर साल नए कपड़े भी मिलते हैं और हम लोग को जुलूस और जयंती भी लेके चलते हो, सब इतना जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो उनके पिताजी ने उनको तमाम बातें जो बताई कि बाबा साहब ने बहुत सारा कार्य किया, संविधान लिखा, उनकी वजह से आज आपको नौकरी मिल पाई। तो ऐसा उनके पिताजी ने जब बताया तो और भी जो पूरे देश को संविधान दिया जिससे कि देश अच्छे से चल पा रहा है। तो माननीय बहन जी क्योंकि छोटी थी तो अपने वही एक तरीके से कह दीजिए बचपने में लौटते हुए उन्होंने इस तरीके से बोला कि हमने पापा से पूछा कि तो पापा, क्या मैं भी अगर जनता के हित के लिए काम करूंगी तो क्या मेरी भी लोग जयंती मनाएंगे, मेरे भी जिंदाबाद के नारे लोग लगाएंगे? तो पापा ने कहा हाँ। तो कह रहे मैंने पूछा पापा से तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो उन्होंने बोला तुमको पढ़ लिख के डीएम कलेक्टर बनना पड़ेगा। तो बोले डीएम कलेक्टर बनने के लिए क्या पढ़ना होगा? तो बोले तुमको पहले कम से कम ग्रेजुएशन करना होगा। तो 8वीं कक्षा में थी तो उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा प्रोविजन भी था, दिल्ली के और भी प्रदेशों में था कि 8वीं में भी बोर्ड की परीक्षा होती थी। तो माननीय बहन जी ने 8वीं कक्षा वही बोर्ड की परीक्षा के साथ पास किया। तो 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं 4 परीक्षा माननीय बहन जी ने खूब मेहनत से पढ़ा और उन्होंने एक ही साल में ये तीनों परीक्षाएं पास किया, चारों परीक्षाएं पास किया। जब पास करके फिर उन्होंने कालिंदी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ये माननीय बहन जी अपने जीवन का जो किस्सा था इतने अच्छे से बता रही थी कि हम सब लोग बहुत एंजॉय करके, बहुत भावुक होकर के उसको सुन रहे थे। और फिर कालिंदी कॉलेज से जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया तो पापा से बोला कि मैं इसके बाद बीएड करना चाहती हूँ, क्योंकि परिवार में पापा ने उनके भैंस वगैरह पाल रखी थी जिससे परिवार में काफी बच्चे लोग काफी, मतलब भाई बहन लोग, ये लोग काफी थे। तो माननीय बहन जी कह रही फिर मैंने बीएड कर ली और फिर मुझे एक जगह नौकरी मिल गई और मैंने 1977 में लॉ में एडमिशन ले लिया। तो बोले दिन में मैं पढ़ाने जाती थी और शाम को मैं लॉ कॉलेज में जाके रेगुलर क्लासेस लेती थी। तो इतनी मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुंची और उसी बीच में वही लखनऊ में, दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो मीटिंग हुई थी
जाति तोड़ो आंदोलन, जाति तोड़ो मंडल के द्वारा, उसमें मानी बहन जी को भी एज अ स्पीकर बुलाया गया, क्योंकि डिबेट्स में भी जाति थी और स्कूल कॉलेजेस में जो जयंती के प्रोग्राम्स होते थे उसमें बहुत अच्छे से बाबा साहब के बारे में बताती थी। तो बोलने में जो उनकी तेजी थी उसकी वजह से उस मीटिंग में भी मानी बहन जी को बुलाया गया। उस मीटिंग में जो मानी बहन जी ने कहा, उस जो बोला कि हम लोग क्या अगर हरिजन है, हम लोग अगर भगवान की औलाद है तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद हो, ये वो स्टेटमेंट था जो मानी बहन जी कहनी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। क्योंकि उस मीटिंग में बामसेफ के लोग भी मौजूद थे और फिर बामसेफ के लोगों ने तुरंत मान्यवर कांशीराम साहब को बताया और शाम को साहब कांशीराम मानी बहन जी के घर पहुंच गए और फिर वही उनके पिताजी से जो बात कही, हम लोग तो अभी तक सुन रहे थे, लेकिन आज मानी बहन जी के मुंह से डायरेक्टली वो बात सुनी जो साहब ने उनके पिताजी से पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, बेटी को क्या बनाना चाहते हो। तो सबकी तरह उन्होंने कहा कि मेरी बेटी डीएम बनेगी, कलेक्टर बनेगी। तो मानी बहन जी ने भी कहा कि हाँ मुझे कलेक्टर बनना, मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि लॉ भी पढ़ना पड़ता है कलेक्टर बनने के लिए। तो फिर मानी बहन जी ने ये बताया कि किस तरीके से उनको मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि कलेक्टर बन के क्या करोगी। बोले समाज की सेवा करूंगी, लोगों की मदद करूंगी, जो सरकारी स्कीम्स हैं उनको पालन करवा पाओगी। बोले कलेक्टर बन करके तो तुम केवल फाइल लेके नेताओं के सामने खड़ी रहोगी। भाई तुम डीएम बन जाओगी ठीक है, लेकिन तुम्हें डीएम काम कराने के लिए किसी नेता के सामने ही तो जाना पड़ेगा। तो अगर आप मेरी बात मानो और मैं तुम्हारी बेटी को, उनके पिताजी से बोल रहे हैं कि आपकी बेटी को मैं उतनी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, इतना बड़ा नेता बनाऊंगा कि एक डीएम तो क्या सैकड़ों डीएम उनके सामने फाइल लेकर के खड़े रहेंगे। तो कह रहे घर में मेरे झगड़ा हो गया इस बात को लेकर के, किसी ने बात कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने उसी दिन पिताजी का घर अपने छोड़ दिया। इतनी भावुक ये अपील थी मानी बहन जी का, ये वृत्तांत जो बताया उन्होंने और किस प्रकार से बताया कि अपनी इतनी संघर्षों के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज तो हमारे पास सारी सुख सुविधा, सारे संसाधन है, सब कुछ है, हम क्यों नहीं ईमानदारी से अपने संगठन को वापस मजबूत करते हैं, जिससे कि जब 4 बार सरकार बना ली है तो 5वीं बार सरकार बनाने में हमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने। तो मानी बहन जी ने अपना जीवन बताते हुए, संघर्ष बताते हुए इस बात को कहा कि जब हम संघर्ष करके यहाँ तक पहुंच पाए हैं और मान्यवर कांशीराम साहब का साथ मिला है, तो आज तो मैं आप लोगों के साथ में रोजाना मीटिंग ले सकती हूँ और बराबर आप लोगों को इसीलिए कभी लखनऊ कभी दिल्ली मीटिंग्स के लिए कॉल कर रही हूँ। तो ये मीटिंग एक तरीके से हम लोगों को एक डोज भी दे रहा है, जिससे कि हम कहीं निष्क्रिय अगर हो रहे हैं या कहीं हरासमेंट अगर फील हो रहा है तो हम वापस सक्रिय हो जाएं। तो मानी बहन जी ने बताया, अपील भी किया लोगों से कि आप लोग पूरी गर्मजोशी से, पूरी तेजी के साथ संगठन को मजबूत करने में लग जाएं। बहन जी चलते चलते एक आखिरी अंतिम सवाल रहेगा कि किस तरीके से बहन जी का जो एक्शन ऑफ मोड है वो बहुत स्ट्रांग होता है, कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ निकलते हैं, फिर ये जोश कहाँ चला जाता है, क्यों नहीं संगठन में इतने ताकत से लोग जुड़ पा रहे हैं। बहन जी यूथ से बूथ की बात कर रही हैं, घर में महिलाओं को जोड़ने की बात कर रही हैं, बुजुर्गों को जोड़ने की बात कर रही हैं, लेकिन क्या कारण है, क्या कार्यकर्ताओं में कमी है या बहन जी की रणनीति में कमी है, क्या कहेंगे और किस तरीके से जुड़ पाएंगे वो बताएं। माननीय बहन जी की रणनीति एकदम सॉलिड है, फुल प्रूफ है और इसी रणनीति के तहत हम लोगों ने चौथी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। कुछ कमी पार्ट पे, संगठन के लेवल पे हो जाती है कि कई बार कार्यकर्ता कुछ चीजों को नहीं समझ पाते या सही तरीके से वो बातें जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो माननीय बहन जी इसीलिए बराबर मीटिंग करके ये बातें निर्देशित कर रही हैं और इस बार माननीय बहन जी जो बातें जनता के बीच में हो रही है वो माननीय बहन जी तक वैसे वैसे पहुंच रही है, एकदम रॉ फॉर्म में पहुंच रही है और इसीलिए एक एक बात का संज्ञान लेते हुए, एक एक व्यक्ति का नाम लेते हुए बता रहे हैं कि तुम्हारे जिले में देखो ऐसा हो रहा है, तुम्हारे जिले में ऐसा हो रहा है। तो अगर इतना कह देंगे तो ऑब्वियसली कार्यकर्ता सतर्क हो जाएगा। तो हम तो बहुत मतलब बहुत प्लानिंग के साथ में माननीय बहन जी इस बार कार्य कर रही है और यहाँ हर एक कार्यकर्ता अपना डायरी और पेन लेकर के एक एक डे टू डे का अपना पूरा प्लान बना के रखा हुआ है, क्योंकि माननीय बहन जी ने जब ये कह दिया कि तुम्हारे जिले में ऐसा ऐसा हो रहा है तो अब उसके आगे कार्यकर्ता ये सोच रहा है कि मेरे जिले की कोई गलती है, कोई कमी ना नजर आए, जिससे कि माननीय बहन जी उसको फिर अगली मीटिंग में सबके सामने अगर पूरे ऑल इंडिया की बैठक में कर रही है तो एक तरीके से थोड़ा सा कार्यकर्ता को थोड़ा चूस दुरुस्त करने का भी काम हो रहा है। तो ये पहले जो हुआ, कुछ कमियां रह गई, कुछ गठबंधन की खामियां रह गई, कुछ अपने लोगों की कमियां रह गई, इन सारी कमियों को माननीय बहन जी ने कहा कि सब किनारे करिए, मजबूती के साथ बूथ लेवल और सेक्टर लेवल की मीटिंग्स की समीक्षा कीजिए और जब तक सेक्टर और बूथ लेवल की कमेटी पूरी स्ट्रांग ना हो जाए तब तक किसी भी प्रकार का कोई पब्लिक एड्रेस या कोई भी कैडर या कोई बड़ी मीटिंग्स करने की जरूरत नहीं। गांव-गांव में छोटी छोटी चौपाल लगाइए और जैसे ही हमारा संगठन मजबूत होता है उसके बाद फिर हम लोग बाकी मीटिंग और बाकी रणनीति करेंगे। धन्यवाद आपका।